हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने क्लास को भी कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी बीच आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को लेकर आ चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में रिवीजन क्वेश्चन को। जितने भी भाई बहन दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जैसे बिहार मद्य निषेध का भी, बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन एकदम 100% यहाँ से आने वाला है। हो सकता है कि 20 के 20 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला गया कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? बताइए, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां ने। किसने? मुर्शिद कुली खां। याद रखिए, मुर्शिद कुली खां जो थे वह क्या किए थे कि ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, ठीक है। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? याद रखिए, मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को, याद, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो याद रखिए, मीर कासिम ने। क्लियर? याद रखिए, मीर कासिम ने किया था। क्लियर? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से वह कहाँ पर, याद रखिए, मुंगेर स्थापित किया था। तो किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? याद रखिए, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। तो याद रखिए, मुर्शिद कुली खां ने। क्लियर है? मुर्शिद कुली खां ने शुरुआत की थी। यानी कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया आगे कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में भारत को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था? याद रखिए, अली वर्दी खां। क्या? अली वर्दी खां, ठीक है। यानी किसके शासनकाल में भारत को, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो अली वर्दी खां को। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था। याद रखिए, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। क्लियर? याद रखिए, 1740 में होता है। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी, याद रखिए, 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। याद रखें, 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी। उसके बाद आपको याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था कब? याद रखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लियर? याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए, अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच, ठीक है। अंग्रेजों एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके? अंग्रेजों एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? गुरु नानक को। याद रखिए, गुरु नानक को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। क्लियर? याद रखिए, गुरु नानक को जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो याद रखिए, बाबर और हुमायूं के। बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किस गुरु नानक, याद रखिएगा, गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? याद रखिए, किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने। याद रखिए, कौन? गुरु नानक ने शुरुआत की। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो याद रखिए, गुरु अंगद ने शुरुआत किया था, ठीक है। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? याद रखिए, गुरु अमरदास ने। क्या है? गुरु अमरदास। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? तो याद रखिए, गुरु अमरदास को। गुरु अमरदास। क्लियर है? गुरु अमरदास।
अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? गुरु अमरदास। किसने अमृतसर की स्थापना की? किसने अमृतसर की स्थापना की? वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया। वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने कराया था। ध्यान दीजिएगा, कौन कराया था? तो गुरु रामदास ने कराया था। ठीक है। किसने अमृतसर शहर के स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? बताइए, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन देव। याद रखिए, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। क्लियर? याद रखिए, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। उसके बाद बोला गया कि किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर की सिंहासन का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद ने कराया था। क्लियर है? गुरु हरगोविंद ने कराया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने किया था। क्लियर है? गुरु नानक ने किया था। उसके बाद आगे आपको बोला गया, ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं। ध्यान दीजिए, आपको आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कब? तो याद रखिए, कहाँ पर? तो यानी पटना में 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। याद रखिए, इन्होंने खुद को क्या कहा? सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। क्या? इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। याद रखिए, इन्होंने फारसी भाषा में क्या था? जफरनामा लिखा था। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या बोला गया यहाँ पर कि अमृतसर शहर की संधि, याद है, अमृतसर की संधि कब हुआ था? ध्यान दीजिए, अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो याद है कि अमृतसर की संधि जो है आपका 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। क्लियर? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुआ था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। लाहौर की संधि कब हुआ था? तो याद रखिए, 9 मार्च 1846 को हुआ था। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुआ था। क्लियर है? लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ था। भैरोवाल की संधि कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1846 को होता है। 22 दिसंबर 1846 को होता है कौन सा? भैरोवाल की संधि। क्लियर? याद रखे, भैरोवाल की संधि कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1846 को होता है भैरोवाल की संधि। और लाहौर की संधि कब होता है? 9 मार्च 1846 को। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। याद रखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? याद रखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक हुआ था। 1845 से 46 तक हुआ था। 1845 से 46 ईस्वी तक। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखें, लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। कब? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। क्लियर है? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या बोला गया यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर बोला गया कि गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे? क्लियर है? देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर, याद रखें, बंगाल का गवर्नर कौन था? याद रखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम, याद है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। जिसे यहाँ पर बोला गया ना
कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो प्रथम या तो रॉबर्ट क्लाइव था और अंतिम कौन था, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे वो क्या थे, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स थे। और अंतिम याद रखिएगा आप, गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल का जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे वह क्या हुए थे कि भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का गवर्नर जनरल प्रथम बन गए थे, यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, अब वही बात करते हैं, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिए अंतिम तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है। अब जो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे अंतिम, वो क्या हुए थे कि भारत का वायसराय बन गए थे। प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग हो गए थे। क्लियर है, लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय हो गए थे, जिसमें अंतिम कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिए अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड भारत का, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए, भारत का भारतीय वायसराय कौन था, सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी क्या थे, सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आगे आपको क्या बोला गया, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था, बताइए किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्लियर है, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था। ठीक है, शुरुआत किए थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो था क्या हुआ था कि अंग्रेजों के मध्य, यानी कि मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे कौन, तो मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय, याद रखिए राजा सिताब राय। क्लियर है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए कि भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। क्या है, वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। क्लियर है, वारेन हेस्टिंग्स से भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को प्रतिपादन किया था। कौन, याद है वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को प्रतिपादन किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन को बंद किया। याद रखिए, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन को क्या किया कि बंद कर दिया था। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया अगले क्वेश्चन में कि इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही, ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला गया ना आपको, कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी भारत में द्वैध शासन की समाप्त कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स किए थे। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को भी प्रतिपादन किया था और इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। मुगल सम्राट को जो थे उनसे वार्षिक पेंशन मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया था। क्लियर है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बोला गया आपको कि यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया। इसी के समय यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या स्थापना की गई। याद रखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। क्लियर है। और ध्यान दीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा, कौन इसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा की 1781 में की स्थापना की। याद रखिए, प्रथम मदरसा 1781 में की स्थापना की। क्लियर है। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की। और इसी के समय याद रखिएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जोनाथन
जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 की स्थापना किया था। ठीक है, तो बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 की स्थापना की। 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। क्लियर है, जोनाथन डंकन ने बनारस में। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्लियर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में, याद रखिए 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया है। क्या है? 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। क्लियर है, याद रखें 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। तो क्या बोला गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आगे बोला गया आपको कि भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड ने। याद रहे, कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड। भू राजस्व वसूलने के लिए महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी, याद रखें हॉल्ट मैकेंजी ने। क्लियर, याद रखें भू राजस्व वसूलने के लिए महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी ने। क्लियर है, भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर आपको देखा गया, ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। बताइए तो किसने अपनाया था? अहस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? तो याद है सर जॉन शोर ने। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था किसने? तो याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था किसने? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्लियर, याद रखें लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था, याद रखें डुप्ले ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? याद रखें किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था, स्वयं को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, सहायक संधि करने वाला राज्य कौन सा है? सहायक संधि करने वाला राज्य और वर्ष का है। ठीक है, जैसे बात करते हैं तो सहायक संधि करने वाले राज्य में जैसे हैदराबाद की संधि कब किया था? सहायक संधि याद रखिए कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी में। हैदराबाद, याद रखिएगा सहायक संधि कब किया था? 1798 ईस्वी में। मैसूर तंजौर कब किया था? 1799 में। 1799 ईस्वी में। अवध कब किया था? तो याद रखिए 1801 में। अवध कब किया था? 1801 में। पेशवा कब किया था? तो 1802 में। क्लियर है, 1802 में। चलिए याद रखिए, आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया कि हैदराबाद की संधि कब किया था? तो 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर जो है 1799 में। अवध जो है 1801 में। पेशवा जो है आपका 1802 में। और सिंधिया जो है आपका 1804 को किया था संधि, सहायक संधि। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया आपको कि अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के बीच, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? याद है क्या? 1816 ईस्वी में। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, याद रखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में। 1824 से 26 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें लॉर्ड एम हस्टन के समय, याद है कि लॉर्ड एम हस्टन के समय हुआ था। लॉर्ड एम हस्टन के समय हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत, याद है कि धारा 17 के अंतर्गत 17। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला गया आपको।
आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था किसने, बताइए। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने। याद रखें, भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बताइए किसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। क्लियर याद रखें, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रथम अंगल अफगान युद्ध, याद रखें, प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में। याद रखें, 1839 से 42 तक प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था। याद रखें, किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। क्लियर है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखें, लॉर्ड एलिनबरो 1843 में। लॉर्ड एलिनबरो 1843 में। क्लियर है, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलिनबरो 1843 में। उसके बाद आपको बोला गया किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। क्लियर है, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। चलिए वहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी के समय, याद रखें, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया? याद रखिएगा, सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को मिलाया था। चलिए उसके बाद अगले पेज पर आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, अगले पेज पर आपको क्या बोला गया यहाँ पर? डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्या डलहौजी ने अवध को, जो अवध राज्य था, तो कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाया था, साम्राज्य में। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। इसने शिक्षा संबंधी का वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। इसी के समय, यानी कि आपको डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, जो 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। याद रखिए, डलहौजी ने क्या किया कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया। क्लियर है, आगे ध्यान देते हैं कि 1854 में ही, याद रखिए, 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। और डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा शुरू किया गया 1853 में। याद रखिए, तार सेवा शुरू किया गया 1853 में। क्लियर है, आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा शुरू किया गया 1853 में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या बोला गया यहाँ पर? आगे आपको ध्यान दीजिए कि इसी के समय, यानी कि डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में शुरू की गई। ठीक है, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, जिसके उम्र सीमा क्या है? 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। क्लियर है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।